हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज है 21 जून 2021। तो आज की जो हमारी दैनिक समसामयिकी है उसके बारे में आज इस क्लास में बात होगी। तो डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका करंट अफेयर तो हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, साथ ही साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं, स्टैटिक जीके का पोर्शन को कवर करने में भी सहायता देगी। तो इस क्लास को आप पूरी बेहतरीन तरीके से बैठ जाइएगा, कॉपी पेन लेकर के आपको पूरी क्लास जो है लेनी है। तो आइए चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में भारत के महान लीजेंड मिल्खा सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्हें पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, भारत के जो महान लीजेंड थे मिल्खा सिंह साहब, उनका निधन हो गया है। तो पद्मश्री से अवार्ड सम्मानित इन्हें कब किया गया था? तो वो इसका आंसर तो आपका 1959 में तो इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये इतने ज़्यादा महान खिलाड़ी थे भारत के, इन्होंने भारतीयों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। इन्होंने 4 तो एशियन जो गेम्स होते हैं, 4 एशियन गोल्ड मेडल इन्होंने जीते थे। साथ ही साथ 1960 में जो रोम ओलंपिक हुआ था उसमें ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने, ये पता है कितने समय से हारे थे? 1/100 ऑफ द सेकंड, मतलब 1 सेकंड का 1/100 भाग जो है इससे ये हारे थे। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा क्रूशियल था। अगर वो नहीं होते तो इनके भारत के पास भी एक ब्रॉन्ज मेडल होता। तो इनका ये कहना था कि यदि मैं एक ब्रॉन्ज मेडल जीत जाता तो भारत को एक रोल मॉडल मिल जाता। लेकिन भारत के लिए वो अभी भी रोल मॉडल हैं। आपने भाग मिल्खा मूवी देखी होगी जिसमें फरहान अख्तर ने जो है इसमें भूमिका निभाई है। तो कितनी ज़बरदस्त मूवी बनाई गई है भाग मिल्खा भाग। हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। तो ये जो है आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ था तो वो मैं आपको बता दूं, 1929 में इनका जन्म हुआ था और 2021 में जो है 18 जून 2021 को इनकी जो है इन्होंने अंतिम सांस ली। तो अगर 1929 की बात करें तो आपको कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड याद आया हो तो 1929 में ये आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस के अधिवेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये हुआ कहाँ था? लाहौर में हुआ था। ध्यान रखिएगा। रावी नदी के तट पर आधी रात 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है तिरंगा फहराया था, भारतीय तिरंगा फहराया था आधी रात 12 बजे, याद रखिएगा। और जब 12 बजे तिरंगा फहराया तब जो है 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाने की बात की गई। तो 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था। तो लेकिन आप ध्यान रखिएगा, मिल्खा सिंह की यदि बात हो रही है तो मिल्खा सिंह भारत के लीजेंड, महान लीजेंड आपके सामने हैं जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। इनको किस नाम से जाना जाता था? फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था। जब ये एक दौड़ में मतलब दौड़ रहे थे तो उसके बाद पाकिस्तान के उन्होंने कहा था कि ये जो है मिल्खा सिंह दौड़े नहीं हैं, ये तो जो है उड़े हैं। तभी से इनका नाम जो है फ्लाइंग सिख के नाम से इनको जाना जाने लगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महान खिलाड़ी, महान लीजेंड अब भारत के अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो जगन्नाथ पहाड़िया किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? वो यदि मैं आपको बता दूँ तो ये जो थे वो राजस्थान राज्य के जो है पूर्व मुख्यमंत्री थे, याद रखिएगा। इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था, तो वो आप समझ ही गए होंगे किसको जाना जाता था। मिल्खा सिंह साहब को जो है फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था। मानस बिहारी का संबंध किससे था? मानस बिहारी का भी हाल ही में निधन हुआ है। इनका संबंध किससे था? तो तेजस जो विमान है, जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, इसका जो है बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तेजस की को मानस बिहारी के नाम से आप इनको ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है। मिल्खा सिंह तो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। इसके अलावा पद्मश्री इनको दिया ही गया था। यदि मैं आपको 2021 के पद्म भूषण अवार्ड के बारे में बात करूं, देखो पद्म जो अवार्ड्स होते हैं 1954 से इनकी जो है शुरुआत होती है। सबसे सर्वोच्च सम्मान जो भारत का है वो भारत रत्न है। और पद्म अवार्ड्स में सबसे नंबर 1 की यदि मैं बात करूं तो पद्म विभूषण दिया जाता है, फिर पद्म भूषण दिया जाता है, फिर पद्मश्री दिया जाता है। तो वर्ष 2021 के जो पद्म विभूषण के अवार्ड दिए गए वो यदि मैं आपको बताऊं तो नंबर 1 पर है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, ये आपके सामने शिंजो आबे साहब। आप जानते होंगे शिंजो आबे जो है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, बहुत ज़बरदस्त व्यक्ति थे। इनको जो है
अभी ये व्यक्ति के मतलब थे की जगह अभी ये हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अभी ये नहीं रहे हैं, तो स्वास्थ्य कारणों की वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया था। शिंजो आबे याद रखने हैं। इसके अलावा अभी अगर आपसे पूछा जाए जापान के अभी जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, तो योशिहिदे सुगा जो हैं, योशिहिदे सुगा जो हैं वो जापान के प्रधानमंत्री हैं, याद रखने हैं आपको। इसके अलावा दूसरे नंबर पर मैं यदि आपको बताऊं तो आपके सामने है एसपी बाला सुब्रमण्यम। ये तमिलनाडु के थे, आर्ट से रिलेटेड, इनको भी मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। उसके अलावा डॉक्टर बेल्ले मुनप्पा हेगड़े, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको अवार्ड मिलता है, और ध्यान रखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त थे ये भी अभी हैं, ये कर्नाटक में इनको दिया गया है। इसके अलावा डॉक्टर नरेंद्र सिंह कृपानी, ये ऑप्टिकल फाइबर के जनक, मरणोपरांत इनको ये अवार्ड दिया गया। इसके अलावा मौलाना वहीदुद्दीन खान, इनको जो है आध्यात्म की श्रेणी में इनको जो है पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। इनकी हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से हो जाते हैं कि मौलाना वहीदुद्दीन खान जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। छठे नंबर हैं आपके बीबी लाल, यानी कि ब्रजवासी लाल, इनको पुरातत्व की श्रेणी में दिया गया था, ध्यान रखना है। दिल्ली के थे और दिल्ली के हैं ये। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये पद्म विभूषण अवार्ड 2021। सुदर्शन साहू, आर्ट से रिलेटेड, इनको भी अवार्ड दिया गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात होगी। अगले सप्ताह आयोजित होने वाली संघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब भाग लेंगे। SCO की बैठक जो है वो कहाँ होने वाली है, तो वो मैं आपको बता दूं। SCO जो है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात यदि चल रही है, तो इसकी स्थापना आप समझिएगा वर्ष 2001 में तो इसकी स्थापना होती है, और इसमें संघाई नाम आता है, तो आप हेडक्वार्टर संघाई मत समझिएगा। इसका जो हेडक्वार्टर आपका मुख्यालय जो इसका स्थित है वो बीजिंग चाइना में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। 8 देश इसके मेंबर हैं, सभी मेंबर मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो संघाई सहयोग संगठन है, इसकी जो बैठक होने वाली है अभी, उसमें भारत की ओर से जो भारत के NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब हैं, अजीत डोभाल साहब, वो जो है इसमें बैठक में भाग लेंगे। ये कहाँ आयोजित होने वाली है 2021 की, तो तजिकिस्तान के दुशांबे में जो है इसका आयोजन होगा। आपको इस चीज़ को जो है बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ये आपके सामने मीटिंग है, इसमें भारत 8 कंट्री हैं टोटल। प्रधानमंत्री मोदी जी आपको दिखाई दे रहे होंगे, पिछले वर्षों का ये जो है ये आपके सामने फोटो है। 2018 का ये जो है सीन है आपके सामने। ये जो है 8 इसमें देश शामिल हैं। कौन कौन से देश शामिल हैं वो आप समझिएगा। देखो इसको थोड़ा सा मैप जूम कर देता हूँ। ये एशिया का मैप है जैसा कि हमारे पास। एक तो हो जाता है इसमें हमारा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के बाद उज्बेकिस्तान आ जाता है, फिर किर्गिस्तान आता है, फिर तजाकिस्तान आ जाता है, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान हो जाता है। उसके बाद इसमें भारत इसका मेंबर है, चाइना भी इसका मेंबर है, रूस भी इसका मेंबर है, और एक देखो ये खच्चर कंट्री पाकिस्तान जिसका कोई काम नहीं है वो भी इसमें मेंबर है। तो SCO के जो मेंबर्स की संख्या है वो 8 जो है टोटल मेंबर्स हैं, तो आपको ध्यान रखने हैं। तो 8 इसमें टोटल सदस्य हैं, और अजीत डोभाल साहब जो हैं इसमें बैठक में जाने वाले हैं, तो इसमें वर्चुअली रूप से ये हिस्सा लेंगे। तो 8 मेंबर देश आपको याद रखने हैं। ये आपके सामने एशिया का मैप है, आप देख सकते हैं। तो ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये सब हो जाते हैं। कजाकिस्तान के बारे में बताऊं, सबसे बड़ा लैंड लॉक जो कंट्री है वो यही है कजाकिस्तान, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी कोई भी सीमा जो है समुद्र से नहीं लगती है कजाकिस्तान की, आप देख सकते हैं। और इसकी जो राजधानी है क्या है, पहले इसकी राजधानी जो अस्ताना हुआ करती थी, अब इसकी क्या नूर सुल्तान जो है यहाँ की राजधानी कर दी गई है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान हो जाता है, तुर्कमेनिस्तान, ये सब चीज़ों को जो है देशों को आपको याद रखना है। 8 देश इसके सदस्य हैं, और इसका मुख्यालय आप याद रखिएगा बीजिंग चाइना में है। तो ये आपके सामने 8 के 8 सदस्य देश हो जाते हैं। इसके अलावा धुआंधार सवाल की भी बात होगी। SCO का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया बीजिंग चाइना में जो है SCO का मुख्यालय स्थित है, ध्यान रखिएगा। बिम्स्टेक का यदि मुख्यालय आपसे पूछा जाता है, तो बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है आपका वो ढाका बांग्लादेश में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, तो 1997 में इसकी स्थापना होती है, और ढाका बांग्लादेश में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। 7 देश जो हैं इसके मेंबर हैं बिम्स्टेक के, याद रखने हैं आपको। 7 देश कौन कौन से मेंबर है वो यदि मैं आपको बताऊं, देखो ये मैप है, मैप में आपको समझा देता हूं, देखिएगा।
बिम्स्टेक की अभी बात चल रही, तो बिम्स्टेक के आप जो है सदस्य देश समझने हैं आपको। देखिएगा, एक तो इसमें भारत मेंबर हो जाता है, नेपाल और भूटान भी इसके सदस्य हैं, साथ ही साथ बांग्लादेश आ जाता है हमारा, म्यांमार और थाईलैंड भी इसमें शामिल होते हैं, साथ ही साथ श्रीलंका भी शामिल हो जाता है। तो आपके सामने 7 देश जो हैं सदस्य हो जाते हैं आपके बिम्स्टेक के। इसके अलावा यदि मैं आपको सार्क का सिनेरियो समझाना चाहूँ, सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल काउंसिल, इसके मेंबर कौन कौन से, एक तो ये खच्चर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और भारत है, नेपाल है, भूटान है, साथ ही साथ बांग्लादेश है, श्रीलंका है और इसमें मालदीव्स है। तो इसमें 8 देश शामिल हैं, सार्क में आपके 8 देश शामिल हैं और बिम्स्टेक जो है उसमें आपके 7 देश शामिल हैं। आपको इस चीज़ों को ध्यान रखना है। सार्क बिम्स्टेक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बारे में आपको याद रखना ही रखना है। यदि आपसे पूछा जाए सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में जो है सार्क की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। 8 देश इसके सदस्य हैं, 8 के 8 मैंने आपको बताए। अब और इसमें ध्यान रखिएगा पाकिस्तान भी इसका सदस्य है, इसीलिए ये जो है इस जो संगठन है इसकी बैठक नहीं होती है। तो ये जो है इसकी बैठक बहुत ही कम आयोजित होती है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों ही इसमें हैं। कल आपको पता ही है कल कौन सा डे था, 21 जून था, वो 20 जून था, 20 जून को कौन सा डे, कल फादर्स डे था, तो भारत का डे था, पाकिस्तान अपना बेटा देखो मना रहा था। इसके अलावा अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति जो हैं वो कौन बने। देखो ईरान के अभी तक जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, हसन रूहानी साहब जो हैं वो ईरान के राष्ट्रपति थे, लेकिन अब इनकी जगह पर जो आए हैं उनका नाम क्या है, इब्राहिम रईसी। तो इब्राहिम रईसी जो है वो अब जो है यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये यहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ के चीफ जस्टिस भी यही हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ ईरान जो है वो इब्राहिम रईसी हैं, वही यहाँ के ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इब्राहिम रईसी याद रखिएगा। हसन रूहानी साहब कौन है, हसन रूहानी जो है वो इनसे पहले अभी तक राष्ट्रपति हैं अभी भी, लेकिन अब जो बनने वाले हैं वो इब्राहिम रईसी साहब बनने वाले हैं, याद रखिएगा। ये आपके सामने इब्राहिम रईसी हैं। ईरान के बारे में यदि मैं बात करूं तो ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान जो है वो यहाँ की राजधानी हो जाती है। यहाँ की करेंसी रियाल हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने यहाँ पर अपनी करेंसी को बदला और टोमान जो है वो यहाँ की नई करेंसी है, याद रखना है आपको। इसके अलावा ईरान को आप ये आपके सामने जो है जनरल सुलेमानी है, कासिम सुलेमानी, आपको याद ही होंगे कासिम सुलेमानी जो कि कौन थे, ये ईरान के जो हैं जनरल थे। इनको क्या किया, अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप था उसने जो है इनको इराक में मरवा दिया था, आपको याद होगा। ये देखिए आप इसको, जब वेस्ट एशिया का यदि मैप में आप जाएंगे, देखिए ये तो आपका भारत हो जाता है, भारत से थोड़ा इधर चलिएगा तो पाकिस्तान मिलेगा, फिर अफगानिस्तान और ये इधर आपका ईरान मिल जाता है। तो ईरान की राजधानी जो है मैंने आपको जैसा कि बताया तेहरान जो है वो यहाँ की राजधानी है। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूं, ईरान देखो चाबहार पोर्ट यदि आपसे पूछा जाता है, चाबहार बंदरगाह वो कहाँ पर स्थित है, तो वो ईरान में ही स्थित है। देखो चाइना की जो है एक पॉलिसी है वो कौन सी, सीपैक जो है इनका, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखो चाइना यहाँ से लेकर के यहाँ पर जो है इन्होंने ग्वादर बंदरगाह बनाया है पाकिस्तान में, तो इसको काउंटर करने को लेकर के भारत ने क्या किया, अपना चाबहार पोर्ट ईरान में बनाया है। तो चाबहार पोर्ट इस रास्ते से यहाँ से हम जो है अफगानिस्तान पहुँच सकते हैं और इधर से हम जो है पूरा वेस्ट एशिया में जो है मिडिल ईस्ट इसमें जो है जा सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो है हमारा रूट बनाया हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये ओमान की खाड़ी है आपके सामने, ये जो दिखाई दे रही ईरान के गल्फ ऑफ ओमान, ये आपका पर्शियन गल्फ हो जाता है, ये ओमान की खाड़ी हो जाती है। सऊदी अरबिया आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा, ये गल्फ कंट्री है, सऊदी अरब, इराक, यमन, ओमान, ये सब जो है आपके गल्फ के देश हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ईरान की राजधानी आपको तेहरान जो है, और यहाँ की जो नई करेंसी है वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखनी है, टोमान जो है वो यहाँ की महत्व जो है करेंसी है, याद रखिएगा। तो इसके अलावा मैं आपको और बता दूँ, देखो इसने यहाँ का जो जनरल था, ईरान का जो जनरल था वो इराक में था उस वक्त। तो ईरान में जो जनरल सुलेमान को जो कासिम सुलेमानी था उसको जो है अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप था उसने उसको हमले में मरवा दिया था। इसके अलावा धुआंधार सवाल की बात होगी तो ईरान की नई मुद्रा क्या है, तो वो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया टोमान जो है वो यहाँ की मुद्रा है। चाबहार पोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो चाबहार पोर्ट जो है आपका वो कहाँ पर स्थित है, वो यदि मैं आपको बता दूं तो कहाँ पर स्थित है, ईरान में जो है वो आपका चाबहार पोर्ट स्थित है। भारत ने इसको जो है बनवाया है। इसके अलावा ईरान ने अपना नया सुपर कंप्यूटर हाल ही में कौन सा विकसित किया तो उसका नाम है आपको मैंने कुछ समय पहले बताया भी था, तो सिमोर्ग जो है, तो करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। सिमोर्ग जो सुपर कंप्यूटर था वो ईरान के द्वारा विकसित किया गया था, याद रखिएगा इन सवालों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात होगी, हाल ही में WHO ने गिनी में दूसरा इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की।
गिनी जो है किस महाद्वीप में स्थित है। देखो WHO ने जो है गिनी जो देश है यहाँ पर इबोला वायरस के जो है समाप्ति की, दूसरा जो प्रकोप है उसकी घोषणा की है। देखो इबोला जो वायरस है इतना ज़्यादा खतरनाक ये जो है बीमारी है, इससे होता क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जब इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो मतलब बिना रुके वाली ब्लीडिंग होती है, धुआंधार ब्लीडिंग होती रहती है। तो इससे जो है लोगों की मृत्यु बहुत ज़्यादा होती है, डेथ रेट इसमें बहुत ज़्यादा है। तो इबोला की समाप्ति की घोषणा की है। तो ये कहाँ पर स्थित है, अफ्रीका में जो है आपका गिनी स्थित है। इबोला वायरस जो कि बहुत ही खतरनाक वायरस है। WHO ने जो है इसकी समाप्ति की घोषणा की है। तो WHO के बारे में बात करूं, 7 अप्रैल 1948 को जो है इसकी स्थापना होती है। साथ ही साथ टेड्रोस अडनहोम जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा टेड्रोस अडनहोम। पूछा जाए आपके इसके पहले CEO कौन बनाए गए, तो वो जो हैं आपके अनिल सोनी साहब बनाए गए थे। देखो WHO की एक कार्यकारी बॉडी होती है, उसके अध्यक्ष जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन साहब थे, लेकिन अब उनके स्थान पर पैट्रिक अमोथ बनाए गए हैं, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे हम इसमें सिर्फ करंट ही नहीं पढ़ रहे हैं, करंट के साथ ही साथ स्टैटिक जीके का भी धुआं किया जा रहा है। तो इबोला वायरस इंटरनल ब्लीडिंग जो है इसमें हो जाती है। ये जो है आपके सामने ये देख सकते हैं, ये अफ्रीका का पूरा आपके सामने मैप है। तो गिनी को यदि मैं आपको जो है जूम करके दिखाऊं, ये आपके सामने गिनी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ये जो है आपका देश हो जाएगा गिनी। इसके अलावा ये देखिए ये वाला गिनी है। अफ्रीका के बारे में कुछ बात करूं, अफ्रीका विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। एक तो विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों ही रेखाएं इससे होकर के गुजरती हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है अफ्रीका में एक नदी बहती है, नील नदी। तो नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसका जो उद्गम स्थल है वो आपका विक्टोरिया झील है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये आपके सामने नाइजीरिया जो एक देश दिखाई दे रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा था। क्यों चर्चा में रहा था वो मैं यदि आपको बता दूं, जो बोको हराम आतंकवादी संगठन है उसको लेकर के चर्चा में रहा था। नाइजीरिया में जो है बोको हराम आतंकवादी संगठन जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आतंकवादी संगठन है। इसका जो जनरल था उसने जो है अभी हाल ही में आत्महत्या की थी, याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको और चीज़ें दिखाना चाहूँ अफ्रीका में। तो ये जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सींग। तो यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं तो वो आपको याद रखने हैं, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया, 4 देश इसमें शामिल हैं, आपको याद रखने हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। इसके अलावा यहीं पर जो है आपकी स्वेज नहर बहती है, तो आपको इन सी चीज़ों अफ्रीका से रिलेटेड जो है ध्यान रखनी है। सहारा मरुस्थल यदि आपसे पूछा जाए तो वो भी आपका अफ्रीका में ही है। और जो आपकी पिग्मी जनजाति होती है, बुशमैन जनजाति, वो भी अफ्रीका में ही पाई जाती है। इन सब चीज़ों को आपको जो है याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में ये जो है क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, धुआंधार सवाल के बारे में भी बात होगी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो मैंने अभी आपको बताया, नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। WHO के CEO कौन है, तो वो मैंने अभी आपको बताया, अनिल सोनी साहब जो हैं वो WHO के CEO बनाए गए। और बोको हराम आतंकवादी संगठन का संबंध किस देश से है, तो नाइजीरिया से जो है वो इस आतंकवादी संगठन का संबंध है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2021 का UN भूमि संरक्षण पुरस्कार किसने जीता। तो UN भूमि संरक्षण जो पुरस्कार है सन 2021 का, वो किसके द्वारा जीता गया, वो मैं भी आपको बताऊं। तो ये राजस्थान के जलवायु कार्यकर्ता हैं। तो जलवायु जो है परिवर्तन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, तो जलवायु कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है, श्याम सुंदर ज्ञानी जो है जलवायु कार्यकर्ता राजस्थान के हैं। इन्होंने जो है जो UN भूमि संरक्षण अवार्ड है वो जीता है। UN लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 का जो इनके द्वारा जीता गया, ध्यान रखिएगा। ग्रेटा थनबर्ग जो है वो भी एक जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ही हैं। शरद पगारे और शरद कुमार लिम्बाले, आप बताइएगा ये कौन है, इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता था। मैं आपको बता दूं, शरद पगारे ने तो 30वां नंबर का व्यास सम्मान जीता था और शरद कुमार लिम्बाले ने 30वां नंबर का जो है सरस्वती सम्मान जीता था, याद रखना है आपको। तो ये जो है आपके सामने श्याम सुंदर ज्ञानी हैं, इन्होंने जो है UN जो आपका UN भूमि संरक्षण अवार्ड जो था वो इन्होंने जीता था, श्याम सुंदर ज्ञानी। आपको इन जो है इनको याद रखना है, आपसे जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कोई ना कोई आपसे पूछा ही जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये हाल ही में अवार्ड मिला था विटले अवार्ड। तो विटले अवार्ड आप मुझे बताइएगा किसने जीता था। विटले अवार्ड जो था पर्यावरण जो आमूर फाल्कन है उसके संरक्षण के लिए जीता था। नुक्लू फॉर्म ने जो है विटले अवार्ड जीता था, याद रखिएगा। नुक्लू फॉर्म आमूर फाल्कन के संरक्षण के लिए नागालैंड के ये रहने वाले हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के जो है ये अवार्ड जीता था। यूनाइटेड नेशन के बारे में बता दूं आपको, 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो महासचिव हैं
वो जो है आपके एंटोनियो गुतरेस साहब हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको आगे भी बताऊंगा, तो इसमें पूरी डिटेल आपको उसमें बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये धुआंधार सवाल जो है हमारे, पेरिस जलवायु सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? तो 2015 में जो COP 21 के नाम से आप जिसको जानते हैं, पेरिस जलवायु समझौता हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा COP 25 का आयोजन कब हुआ? तो 2019 में इसका आयोजन हुआ था। किस नाम से जानते हैं हम? स्पेन मैड्रिड में जो है इसका आयोजन हुआ था। क्वेश्चन इसमें एक पूछा जाता है, किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो चिली की अध्यक्षता में हुआ था। और COP 26 का आयोजन कहाँ होगा? तो यूके ग्लासगो में जो है इसका आयोजन होने वाला है 2021 में, और 2020 में कोई भी COP नहीं हुआ था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय मूल के न्यायमूर्ति महमूद जमाल किस देश के सर्वोच्च न्यायालय में जो है नामांकित हुए हैं? तो वो मैं आपको बता दूं, भारतीय मूल के हैं महमूद जमाल साहब। तो ये जो है कनाडा का जो महमूद जो जमाल साहब हैं, जो कनाडा का जो मेन जो इनका यहाँ का जो कोर्ट है, सर्वोच्च जो न्यायालय है, वहाँ पर जो है ये जज के रूप में जो है नामांकित हुए हैं। तो महमूद जमाल साहब हैं, याद रखिएगा। कनाडा के जो है यहाँ का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें नामांकित होने वाले पहले जो है ये अश्वेत व्यक्ति भी बने हैं, न्यायमूर्ति महमूद जमाल, आप याद रखिएगा, कनाडा में, ध्यान रखना है आपको ये जो है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये आपके सामने है महमूद जमाल साहब। अगर मैं आपको कनाडा की लोकेशन आपको देखें तो नॉर्थ अमेरिका का ये जो है देश है, नॉर्थ अमेरिका का देश है। इसके अलावा देखो, नॉर्थ अमेरिका में जो मेन कंट्री हैं USA, मैक्सिको और कनाडा, 3 देश जो है मेन हैं, बाकी और भी छोटे मोटे देश हैं, ध्यान रखिएगा। तो कनाडा और US जो है दोनों सीमा साझा करते हैं। तो कनाडा और जो है हमारा USA की जो कौन सी लाइन जो है इनको अलग करती है, वो यदि मैं आपको बताऊं तो 49 डिग्री नॉर्थ जो लाइन है वो इन दोनों को जो है देशों को अलग करती है। इसके अलावा 39 डिग्री लाइन यदि आपको पता हो तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो है दोनों अलग करती हैं। तो कनाडा की राजधानी आपको पता ही होगा, ओटावा जो है वो यहाँ की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा सीमा जो है समुद्र के साथ यदि सीमा कोई देश लगाता है तो वो कनाडा की ही होती है, क्योंकि कनाडा जो है समुद्र के साथ, जल के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला, सबसे बड़ा जो तटीय सीमा साझा करने वाला देश है कनाडा, ध्यान रखिएगा। जस्टिन ट्रूडो जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ध्यान रखना है। इसके अलावा मॉन्ट्रियल एक स्थान है कनाडा में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत की संरक्षण को लेकर के, कब हुआ था? 1987 में जो है ये ओजोन परत को लेकर के ओजोन परत के संरक्षण को लेकर के जो है कन्वेंशन हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा 16 सितंबर को जो है ओजोन डे मनाया जाता है। इन सब चीज़ों को जो है आप याद रखिएगा। इसके अलावा इसके आपके सामने ये जो है, जैसे जो USA और जो कनाडा है, इसके बॉर्डर पर 5 ग्रेट लेक्स हैं। तो 5 लेक हैं, उनको मैं देखो ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3, ये जो 5 लेक हैं इनको जूम करके दिखाता हूँ। इनको ग्रेट लेक ऑफ अमेरिका कहा जाता है। एक तो है आपके सामने लेक सुपीरियर झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, याद रखना है आपको। मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील यदि आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखनी है सुपीरियर झील है। यदि आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो वो कैस्पियन सागर है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अलावा लेक मिशिगन हो जाती है, ह्यूरॉन है, ओंटारियो और एरे, 5 झील हैं। 5 ग्रेट लेक ऑफ अमेरिका के बारे में पूछा जाता है, पांचों की पांचों आपको याद रखनी है। अब धुआंधार सवाल की भी बात होगी। सुप्रीम कोर्ट का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? जब सुप्रीम कोर्ट की बात आई है तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 124 में जो है इसका अनुच्छेद संबंध है। टोटल सुप्रीम कोर्ट में जज कितने हैं? तो 33 + 1 यानी कि 1 CJI, 33 टोटल जज हैं। और 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो वो मैंने आपको बता दूं, NV रमन्ना साहब जो हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी बने हुए हैं। इनसे पहले कौन थे? शरद अरविंद बोबड़े साहब जो हैं वो इनसे पहले थे। क्वेश्चन है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश किन 2 देशों को अलग करता है? तो अभी मैंने आपको बताया USA और कनाडा जो है इन 2 देशों को जो है अलग करता है, सीमा को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के दूसरे कार्यकाल के लिए महासचिव जो है कौन चुने गए? तो संयुक्त राष्ट्र के जो दूसरे कार्यकाल के एंटोनियो गुतरेस साहब जो हैं वो दोबारा से नियुक्त कर लिए गए हैं। अब आने वाले 5 साल में ये जो हैं रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। एंटोनियो गुतरेस साहब, इनको जो है आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन के बारे में। तो इससे पहले ये भी यही थे, अब भी यही बने हुए हैं। इसके अलावा कोफी जो अब्दुल्ला शाहिद हैं आपके सामने, ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष जो हैं वो अब्दुल्ला शाहिद बने हैं। एंटोनियो गुतरेस साहब याद रखिएगा।
यूनाइटेड नेशन, ये आपके सामने एंटोनियो गुतरेस हैं। यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करूं, इसकी स्थापना जो है आपकी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका जो नाम दिया गया था वो रूजवेल्ट, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसके सदस्य देश कितने थे वो मैं आपको बताऊं। टोटल 51 देश जो इसमें सदस्य थे, इसमें 50 ने तो इसमें साइन कर दिया था, लेकिन एक देश पोलैंड ने इस पर जो है साइन नहीं किया था। और अभी वर्तमान में सदस्यों की संख्या की यदि मैं बात करूं तो 193 जो है इसमें सदस्य हैं। और 193वां जो है देश सदस्य कौन सा है, तो साउथ सूडान जो है वो 193वां सदस्य है। इसके 6 टोटल अंग होते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र महासभा के नाम से जानते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र जो हमारे सुरक्षा परिषद हो जाता है। ये इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी कि सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। साथ ही साथ ट्रस्टीशिप जो है आपका ये न्यायालय जो ये जो हो जाता है 1994 में इसको सस्पेंड कर दिया गया, काम नहीं करता है। इसके अलावा ICJ हो जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। साथ ही साथ सचिवालय, द सेक्रेटरीट। 6 अंग हैं, 6 में से 5 वर्क करते हैं और छठा जो है अभी वर्क नहीं करता है। देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में यदि मैं बात करूं तो इसमें टोटल 15 जो है मेंबर होते हैं। इसमें 5 तो स्थायी सदस्य होते हैं, 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों की संख्या की बात करूं तो रसिया, USA, UK, फ्रांस और चाइना, 5 इसमें स्थायी सदस्य हैं, याद रखने हैं। 10 जो है अस्थायी होते हैं। क्या भारत इसका अस्थायी सदस्य कभी बना है? जी बना है। पहली बार कब बना था? तो 1950-51 में बना था। क्या वर्तमान में भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट है, उसका सदस्य है? तो जी बिल्कुल है। 2021 से 22 को लेकर के 2 वर्ष तक जो है इसका भारत सदस्य रहने वाला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। कौन सी बार बना है? 8वीं बार बना है। किसके स्थान पर बना है? तो इंडोनेशिया के स्थान पर जो है भारत इसका सदस्य बना है, याद रखिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कस्टमाइज क्रैश कोर्स प्रोग्राम पहल का संबंध किससे है? तो वो मैं आपको बता दूं, ये जो पहल है वो किसकी पहल है, आप ध्यान रखिएगा। जो फ्रंट लाइन कोविड-19 के जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग जो है इसमें दी जाएगी। तो इसमें जो है सपोर्ट सिस्टम, मेडिकल उपकरण वगैरह ये सब जो है ट्रेनिंग जो है लेकर के, कौशल सुधार को लेकर के ये जो है फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं, कोविड-19 में फ्रंट लाइन वर्कर कौन है? जो हमारे डॉक्टर्स, नर्सिस वगैरह जो हो जाते हैं फ्रंट लाइन वर्कर, तो उनको लेकर के क्रैश कोर्स की जो है एक शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो आप जो 6 नए पाठ्यक्रम हैं आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा धुआंधार सवाल में हम आज जो है कुछ योजनाओं के बारे में बात करेंगे। PM जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को होती है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है, जिसके तहत क्या है, खाते खोले गए थे। मेरा खाता भाग्य विधाता। PM किसान योजना, इसकी शुरुआत जो है आपकी 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत होती है और गोरखपुर उत्तर प्रदेश से इसको जो है शुरुआत किया जाता है। इसके बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 2000 रुपये की 3 किस्तें आती हैं, टोटल 6000 रुपये एक वर्ष में सालाना आते हैं। उज्ज्वला योजना के तहत क्या किया गया था, आपको जो है सिलेंडर बांटे गए थे, LPG सिलेंडर। इसकी शुरुआत आपकी 1 मई 2019 को इसकी शुरुआत होती है और इसमें LPG सिलेंडर बांटे गए थे, यानी कि स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत होती है रांची, झारखंड से। इसमें होता क्या है, 5 लाख रुपए का बीमा होता है प्रति वर्ष प्रति परिवार, ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हाल ही में 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा की गई? देखो, आसियान जो है इसकी बैठक की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई, वो यदि मैं आपको बता दूं तो ये जो है ब्रुनई जो है इसके द्वारा की गई रक्षा मंत्रियों की बैठक जो है। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जो है वो आपके रक्षा मंत्री हैं, भारत के जो रक्षा मंत्री हैं, तो इनके द्वारा इसमें जो है भाग लिया गया। तो ब्रुनई में जो है इसकी जो है बैठक की अध्यक्षता की गई ब्रुनई के द्वारा। आसियान के बारे में बात करें तो आसियान की पहले तो आप फुल फॉर्म समझिए, पता होना चाहिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ध्यान रखिएगा। 1967 में जो है इसकी स्थापना होती है। 10 इसके टोटल मेंबर हैं। क्या भारत इसका सदस्य है? तो बिल्कुल नहीं, भारत इसका सदस्य नहीं है। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इसमें क्या क्या किया गया, आतंकवाद को समाप्ति जो है की जा सके, आतंकवाद को रोका जा सके, टीकाकरण की जो है कोविड-19 का जो टीका है उसकी आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके, इन सब चीज़ों के बारे में जो है इसमें बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा। आसियान के सदस्य देशों की बात करूं तो म्यांमार हो जाता है, थाईलैंड हो जाता है, वियतनाम हो जाता है। आपको ऐसे याद रखना है, MTB, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। ऊपर हो जाता है लाओस, नीचे हो जाता है कंबोडिया। तो MTB
म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, साथ ही साथ लाओस और कंबोडिया, 5 देश आपके ये हो जाते हैं। साथ ही थोड़ा नीचे चलेंगे तो मलेशिया मिलेगा, फिर सिंगापुर मिलेगा, फिर इंडोनेशिया मिलेगा। उसके बाद फिलीपींस हो जाता है और ब्रुनई। टोटल 10 देश इसके सदस्य हैं। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला यहाँ की राजधानी है। मनीला में बताइए क्या क्या स्थित है। एक तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर यहीं पर स्थित है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र यदि आपसे पूछा जाए तो मनीला फिलीपींस में ही स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपको याद रखना है। इसके अलावा धुआंधार सवाल में यदि मैं बात करूं तो आसियान की स्थापना जो है कब हुई थी? 1967 में स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जकार्ता, इंडोनेशिया जो है यहाँ पर जो है इसका मुख्यालय जो है स्थित है। याद रखिएगा। क्या एशियान का भारत सदस्य है? तो बिल्कुल नहीं, एशियान का भारत सदस्य नहीं है। 10 इसके सदस्य हैं, 10 के 10 मैंने आपको बता दिए। इतिहास सीरीज की बात होगी तो पहला क्वेश्चन ये हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 8 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। तो इसके बाद 9 अगस्त 1942 से जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई तो जो भारत के महत्वपूर्ण नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर और महात्मा गांधी और जो मेन नेता थे उन सभी को जो है जेल में नज़रबंद कर दिया गया था। इसी में महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था कि डू और डाई, करो या मरो। यदि आप अभी नहीं करेंगे तो आप जो है आप आज़ाद नहीं हो सकते। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा एक बार दिया गया था। महात्मा गांधी पूरे जीवन भर अहिंसा के मार्ग पर चले, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने जो है करो या मरो का नारा दिया था। 8 अगस्त 1942 से इसकी शुरुआत होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो हरिपुरा अधिवेशन जो है 1938 में इसकी अधिवेशन हुआ था और सुभाष चंद्र बोस ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। ये जो है सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की। उसके बाद 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुने गए। लेकिन होता क्या है, महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के पद पर रहें। तो जो कांग्रेस महात्मा गांधी जी ने उनको खड़ा किया था उनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। तो इसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है इससे कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया और उन्होंने नए फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन की स्थापना की। ध्यान रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस ने कब संभाली? तो इसकी जो फौज की कमान संभाली थी 1943 में संभाली थी। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? तो 1942 में हुई थी। ध्यान रखिएगा। कैप्टन मोहन सिंह जो है के मन में जो है सबसे पहले विचार आया था और उसके साथ ही साथ रास बिहारी बोस जो हो जाते हैं बोस, उनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? आपको मुझे ये बताना है। स्वदेशी आंदोलन 1905 में जो है इसकी शुरुआत होती है। बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। उसके बाद 5 फरवरी 1922 को क्या हो जाता है? चौरी चौरा कांड हो जाता है। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए सबना बग्या आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो ये जो है सबना बग्या आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक की जो यात्रा होती है जिसको हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं, 6 अप्रैल 1930 तक जो है ये चली थी, ध्यान रखिएगा। सबना बग्या आंदोलन। इसके अलावा यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप डेली पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक है, इससे आप जुड़ करके डेली पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस।